हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो और नए साल की शुरुआत एक अदद नई पॉडकास्ट के साथ एंड दिस इज एपिसोड 79 ऑफ द जिनकास्ट सीरीज। तो पहली स्टोरी जो है इस दफा की बिलाल साहब की तरफ से आ रही है और वो ये कहते हैं कि ये उनके साथ उस वक्त हुआ जब वो 12 साल के थे और जैकबाबाद में रहते थे। ये कहते हैं कि इनका एक खानदानी मकान है वहाँ, जो कि पुश्त दर पुश्त जो है इन लोगों के पास आता रहा। मकान कम हवेली ज्यादा है वो। अब ये कहते हैं कि जी हमारे कजन वगैरह हम जहाँ जमा होते थे और मतलब एक गैदरिंग की जगह थी और अक्सर बड़े कजन जो थे वो यही कहते थे कि वो जगह हॉन्टेड है और उधर प्रॉब्लम्स हैं और ये सब कुछ है। लेकिन हम वो क्या है, बकौल इनके कि इतना कभी इस बारे में सोचा नहीं था। बहरहाल ये अब बात बता रहे हैं उस जमाने की जब 12 साल के थे। तो कहते हैं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे यानी परदादा, उनका वहाँ इंतकाल हुआ और सब लोग वहाँ जमा हुए और मतलब पूरा इनका एक जनाजा हुआ एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं ये कि बहुत अटैच थे ये अपने परदादा के साथ और वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत इनको पसंद करते थे। तो अब कहते हैं कि जैसी ही इनकी मतलब मैयत हुई और सब कुछ हुआ तो उसके बाद रात में इनको ख्वाब में वो नजर आना शुरू हुआ। अब ये कहते हैं कि वो रात में इनको ख्वाब में नजर आए, लेकिन ख्वाब में वो शदीद गुस्से में लग रहे थे और इनसे जो बात कर रहे थे वो कुछ ऐसे टोन में थी कि वो गुस्से की थी और वो ऐसे लहजे और टोन में थी जो कि उनकी अपनी नहीं थी। मतलब आवाज किसी और की थी जबकि बंदा जो था वो इनके अपने परदादा थे। एक आध दफा तो इनको समझ में नहीं आया कि इन्होंने ख्वाब में क्या देखा और ये चीज लेकिन कहते हैं कि कंटिन्यू रही। एक ख्वाब आया, दूसरा आया, तीसरा आया। ये घर वालों को नहीं बताया क्योंकि ये इनको अ, थोड़ी क्लैरिटी भी नहीं थी कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो एक दिन ये कहते हैं कि ऐसे ही ये निकल गए थे मगरिब से थोड़ा सा पहले और कब्रिस्तान अपने दादा की मतलब परदादा की कब्र पहुंच गए और वहां थे। तो इनको एक फीलिंग आने शुरू हुई कि जैसे कि इनको कोई बहुत घूर रहा है या कोई देख रहा है। और जैसे वक्त गुजरता गया और शाम मतलब मगरिब का टाइम होता गया और अंधेरा आने लगा तो कहते हैं कि जी हर तरफ चूंटियां ही चूंटियां हो गई और एक अजीब सी कैफियत हो गई। तो मैं भागा वहां से डर के और सीधा अपने घर पहुंचा और वहां जाके सबको ऐसा सा बताया कि भाई क्या कहते हैं ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो घर वालों ने उनको ठीक ठाक डांटा कि भाई ये कौन सा टाइम था और यहाँ क्यों गए थे। अब ये कहते हैं जी कि उस रात ख्वाब में इन्होंने देखा कि ये इनके जो परदादा थे वो इनको पुकार रहे हैं मदद के लिए और उनको पीछे से कोई साया जो है वो घसीट रहा है। अब ये देखने के बाद ये डर गए और उन्होंने जाके जब अपने वालिद साहब को बताया और ये पूरी स्टोरी और कब से ये ख्वाब आ रहे हैं ये खुली, तो फिर ये सीधा एक मदरसे के पास गए और मदरसे में जाके फिर कुछ लोगों से मुलाकात की। तो उन लोगों से ये पता चला कि कहा यह गया कि आप इनकी कब्र पे जाके कुरान की तिलावत करें। और जब से ये शुरू हुआ सिलसिला तिलावत का तो इनको ये ख्वाब आना बंद हो गए। तो थैंक यू बिलाल फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और again it's about the afterlife or maybe it's the afterlife, maybe it's something else। लेकिन बहरहाल इस चीज का हल हो गया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या था। और बस सबकी हिफाजत करे और हिफ्ज़ अमान में रखे। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बात करते हैं जी अली साहब की। अली साहब लिखते हैं फ्रॉम नॉर्थ नाजमाबाद, कराची। ये बताते हैं कि ये पहले एक फ्लैट में रहा करते थे और फिर उसके बाद जो था कुछ अरसे के बाद एक बंगले में शिफ्ट हुए जो कि काफी बड़ा था। 450 बकौल इनके 450 गज का डबल स्टोरी बंगला था। और इनके घर वालों ने वो चीज मतलब रेंट पे ली थी फॉर द सेक के ग्राउंड फ्लोर पे इनकी वालदा जो है पार्लर चलाएंगी
और फर्स्ट फ्लोर पे ये खुद रहेंगे। अब ये कहते हैं कि उस जमाने में जब ये 18 साल के मतलब हुए थे तो उस वक्त से ये एक जिम का इनको शौक भी था, तो ये एक जिम में नौकरी करने लग गए थे एज अ मैनेजर, और सुबह 7 से रात को 7 बजे तक वहां लगे रहते थे। तो ये शिफ्टिंग का जो दौरानिया था उसमें इनका इनपुट बहुत कम था, और कह रहे थे अक्सर ऐसा होता था कि ये घर जाके सिर्फ खाना खा के सो जाते थे, या फिर खाना भी बाहर से खा लेते थे और घर जाके सिर्फ सो जाते। कहते हैं पहली दफा जब ये गए होंगे तो अ, रात में ये अपने बड़े भाई के साथ गए, जो कि कोई सामान अंदर रखने आए थे। तो उन्होंने उस जगह को देखा और कुछ अजीब सा इनको फील हुआ। तो नीचे जो था, कहते हैं कि एक जो नीचे का फ्लोर था वो खाली था, उसमें एक जगह एक सहन मतलब एक गार्डन बना हुआ था, और एक तरफ जानवर रखने का एक छोटा सा बाड़ा भी था ना, बना हुआ था, और इस तरह की जगह थी। और बाकी इनको तो खैर ये फर्स्ट फ्लोर पे रहना था, तो इतना कुछ इस बारे में नहीं सोचा। एनी हाउ, जब कहते हैं कि कुछ अरसे के अंदर ये जब मूव इन हुए तो इनके पास दो पालतू बिल्लियां थी। कहते हैं वो 5 साल से एक पालतू बिल्ली इनकी जो थी वो कुछ कॉम्प्लिकेशन में पड़ गई, और जनाब उसको पथरी भी हो गई, और वो उस चीज के इलाज में वो मर गई इस घर में आने के कुछ ही दिन में। कहते ये हैं कि इस चीज को ज्यादा फिर मतलब अफसोस तो था, लेकिन ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाया। और ये इसी तरह एक दिन अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे, तो जो दूसरी बिल्ली थी इनकी, इनकी वालदा ने इनको कॉल करके कहा कि दूसरी बिल्ली नहीं मिल रही। तो ये आए और घर में जब तलाश करना शुरू किया तो वो ग्राउंड फ्लोर के पीछे की साइड का जो एरिया था वहां मरी हुई मिली। अब इस चीज को मतलब काफी झटका लगा, दोनों पेट्स जो इतने अरसे से रखे हुए थे मर गए। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा सोच विचार इन लोगों ने नहीं की। अब ये कहते हैं कि क्योंकि डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था, तो बकरे के बच्चे छोटे इन्होंने ला के नीचे रख लिए, इनको जगह बनी हुई थी इनको पालने की। तो कहते हैं कि वो इनको रख लिया, इनको सुबह ये खाना वाना डाल के जाया करते थे, और उसके बाद जो नीचे इनकी वालदा ने पार्लर खोलना था वो भी खुल गया। तो उसके साथ एक गार्ड भी रख लिया गया था, तो नॉर्मल सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स वो दोनों बकरी के बच्चे मतलब भी मर गए। अब क्योंकि कारोबार चल रहा था, ये सब हो रहा था, तो इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं किया। अब लेकिन अब कहते हैं कि एक रात जब बिल्कुल नॉर्मल एक रूटीन बन चुका था, और ये अब दो जगह बकरियों की जगह अब ये बाद में दो कुत्ते लेके आ गए थे, और उनको उस बाड़े में नहीं, उस गार्डन में रखा हुआ था जो कि घर के अंदर था, की साइड पे था। तो ये कहते हैं रात को ये जरा देर से वापस आए। ये थे, इनके भाई थे, और इनके एक दोस्त भी थे। तो कहते हैं ये कि खाने वाने का सामान भी साथ लाए थे, और जैसे ही घर में घुसे तो देखा जी कि अब्बा जी ने घर लॉक कर दिया। तो सामने से तो एंट्री मुश्किल थी, तो नीचे की तरफ से एक पीछे सीढ़ी ऊपर जा रही थी, पीछे की टेरेस की तरफ। तो कहते हैं कि वहां जाके भी कोशिश की, लेकिन वो भी बंद था। अब ये नीचे आके बैठ गए कि भाई ये तो घर बंद है, और फोन कर रहे हैं तो घर वाले उठा नहीं रहे कि ये सो रहे होंगे। तो कुत्ते जो नहीं रखे हुए थे उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने भौंकना शुरू किया तो पीछे की साइड वाली पीछे की जो सीढ़ियां थी उस कॉरिडोर से इनको आवाजें आने लगी, जैसे कि शायद कोई कूद के अंदर आया। तो इन लोगों ने गार्ड को बुलाया और उस साइड पे गए। तो वहां जाके जब अच्छी तरीके से तफ्ती देखा और सब कुछ किया तो वहां कुछ भी नहीं मिला, और कोई ट्रेस भी नहीं जैसे कि कोई कूदा हो। अब गार्ड वगैरह वापस चला गया और ये वापस आने लगे, तो फिर इनको एहसास हुआ कि एक दफा ऊपर सीढ़ियां चढ़ के भी देख लूं। तो ये जब ऊपर गए तो देखा कि वो टेरेस का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। तो इनको बड़ी हैरत हुई, अंदर गए, पूरे घर को देखा। घर वाले एज यूजुअल सो रहे थे, बाकी सब बंद पड़ा हुआ था। तो ये ऊपर से प्लेटें वगैरह लेके नीचे आ गए, और ये अपने खाने खाने के को बैठ गए अपने दोस्त और अपने भाई के साथ।
तो आप कहते हैं ये इन्हीं ने खाना स्टार्ट किया होगा, तो थोड़ी देर में इनको आवाजें आने लगी जैसे कि कोई उन सीढ़ियों के रास्ते जो है ऊपर चढ़ रहा है। अब जब ये आवाज आने लगी इनको, तो ये जल्दी से वो सब छोड़ छाड़ के गए, तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। और जब वहां पहुंचे तो आवाज ऐसे आने लगी कि अब जो भी था वो छत पे पहुंच चुका है। छत से आवाज आने लगी, तो ये सब ऊपर चढ़े और किचन से बकौल इनके इन्हीं ने छुरी निकाली, किसी ने डंडा उठा लिया, कुछ कर लिया, और फिर ये नीचे जाने का जो रास्ता था टेरेस से उसको बंद किया, कुंडी लगाई और छत का रास्ता खोल के ऊपर गए देखने के ऊपर कौन है जो चहलकदमी कर रहा है जिसकी आवाज आ रही है। अब ये कहते हैं जैसे ही हम ऊपर पहुंचे हैं तो ऊपर छत पे कोई भी नहीं है। अब हम उसको देख रहे हैं, तो जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते से आवाज आई जैसे कि कोई भागता हुआ नीचे गया और वो जो बंद दरवाजे उससे आगे टकराया। कहते ये है कि हमें पता है कि उस रास्ते से तो हम आए और उधर खड़े में वहां कोई नहीं है, तो हम फिर अंदाजा हुआ कि ये जो आवाजें नीचे ऊपर की चहलकदमी की आ रही हैं ये ऐसी नहीं है। और फिर जब नीचे उतरे तो कहते हैं कि जो दरवाजा बंद करके आए थे वो खुला हुआ था। तो ये सब बंद करके डर के मारे जल्दी से आके नीचे उतर गए, गाड़ी में बैठ गए और देखते रहे इधर उधर, और ऐसे ही रात गुजारी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस इन। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त आमना की। आमना कहती हैं ये बात है 2010 दिसंबर की, ऑलमोस्ट 11-12 साल पुरानी। तो कहती हैं कि ये रीनो यूएसए गई हुई थी एक स्टेट डिपार्टमेंट प्रोग्राम की वजह से। तो मतलब होटल स्टे था, कोई काम थे वहां पे और काफी सारे और भी लोग थे। तो ये हिल्टन होटल के अंदर रुकी हुई थी, जो बकौल इनके वहाँ का एक मशहूर होटल। अब ये कहती हैं कि वहाँ अजीब हरकतें तो पहले दिन से ही हो रही थी, जैसे कि कभी मोजे घूम जाते हैं, कभी सूटकेस की मतलब लॉक जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, कभी चाबियां गुम हो जाती हैं और वहीं से वापस मिलती हैं जहाँ पे रखी होती थी। और 19-20 इस तरह की हरकतें होती रहती, लेकिन कभी कोई ऐसी मेजर कोई चीज नहीं हुई कि वहां पे कोई परेशानी हो। लेकिन ये कहती थी कि जैसे कि जिस फ्लोर पे ये रुकी हुई है उसके आस पड़ोस में तो कोई नहीं था, और शायद उधर और रुका भी कोई नहीं था, लेकिन कहती हैं कि वहां पे रात में या कॉरिडोर्स में चलने फिरने की आवाज आती थी, जैसे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई होता नहीं था। अब ये बताती हैं अपने एक टीममेट की स्टोरी, जो कि 21वें फ्लोर पे थे और रात के पहर इनकी खिड़की के ऊपर, कहते हैं कि 21वें फ्लोर की खिड़की है, ना कोई बैल्कनी कुछ नहीं, बस एक खिड़की है जो कि सीधा बाहर की तरफ, मतलब जिस तरह बिल्डिंग्स आप वो होटल्स की आपने देखी हैं व्यू की एक खिड़की जो होती है, तो वहां से उनको नॉकिंग की आवाज आने लगी, और वो भी कंसिस्टेंट नॉकिंग की, ऐसा नहीं कि वही कोई चीज आके टकरा गई, तो बाकायदा एक रिदमिक नॉकिंग की आवाज आने लगी। अब जब उन्होंने पर्दा हटाया उन साहब ने, तो देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ इनकी खिड़की पे नॉक कर रहा है। उनकी तो चीखें निकल गई क्योंकि वो तो हवा में खड़ा हुआ नॉक कर रहा है इनकी खिड़की पे, और वो भाग के गए और अपने बाकी दोस्तों को लेके आए और सबको लेके आए, जमा किया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जब वो अपने कमरे में लाए तो खिड़की तो मतलब पर्दा हटा हुआ सब कुछ था और वहां कोई नहीं था, कोई बंदा बाहर नहीं था, लेकिन ये कहती हैं कि हमने देखा कि एक इंसानी हाथ का निशान था खिड़की पे, जो कि बाहर से लगा हुआ था, अंदर से नहीं। तो थैंक यू वेरी मच आमना फॉर सेंडिंग दिस इन। और weird stuff happens in the world, or continuing the weirdity and weird phenomenon happening in the US। तो बात करते हैं हम जमशेद साहब की, जो कि बताते हैं कि ये काफ़ी ज़माने से टेक्सास में रहते हैं और ह्यूस्टन के बेसिकली हैं ये। तो कहते हैं दो लोकल स्टोरीज वहाँ की बड़ी मशहूर है। एक सैन एंटोनियो की जो गोस्ट चिल्ड्रन है ऑफ द रेल रोड,
और दूसरा जो है वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टोरी। अब ये कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टोरी ये है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का मेडिकल ब्रांच है, जहाँ का मशहूर ये है कि वहाँ एक साहब एक नज़र आते हैं यूइंग हॉल के अंदर। और मतलब अच्छे जेंटलमैन टाइप के साहब हैं वो नज़र आते हैं, और एक उनका चेहरा जो है वो एक दीवार वगैरह पे नमूदार होता है या हुआ है, हल्का हल्का सा नजर आता है। कहते ये हैं कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली इन साहब की थी, और उन्होंने अपने मरने से पहले कहा था कि ये क्योंकि इनकी शायद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये ज़मीन उनकी अपनी है, तो ये बेचना नहीं चाहते, और अपनी फैमिली को उन्होंने कहा कि ये ज़मीन ना बेचिएगा, ना किसी को दीजिएगा। लेकिन ऑन हिज डिमाइज जब वो गए तो एज यूजुअल उनकी उस ज़मीन को बेच दिया गया, दे दिया गया आगे, और वो उस पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मेडिकल ब्रांच बन गई। तो वो साहब जो हैं वो आज भी उधर नजर आते हैं, सिर्फ इस एरिया में, जो कि ये कहते हैं गैलवेस्टन है वहाँ। उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी के कहीं और नजर नहीं आते। और दूसरी जो लोकल लेजेंड ये बताते हैं वो रेल रोड की बताते हैं ऑफ सैन एंटोनियो। ये कहते हैं 1930 से 40 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रेन आ रही थी स्पीड में, और रेल रोड जो बेसिकली रेल रोड ट्रैक्स के ऊपर एक जगह पे एक बस जा रही थी स्कूल की। तो वो ऑन द स्पॉट क्रॉस करते हुए एकदम से रुक गई, और मतलब बस जो थी वो फंस गई। और बाय द टाइम रेलवे वाले ने उनको देखा और ब्रेक लगाई, सब कुछ की, कलीजन हो गया और 10 बच्चे मर गए। ये कहते हैं कि अब ये स्टोरी ये है कि अक्सर ओकेजन ये बकौल जमशेद साहब के, और कि अगर उस एरिया पे उस पट्टी के ऊपर खासकर जहाँ ये हुआ था, अगर आपकी गाड़ी खड़ी कर दी जाए न्यूट्रल में, तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा अपहिल मूव कर दी जाती है। और बकौल इनके है कि अगर आप अपनी गाड़ी के बैक पे या जिस तरीके से फेसिंग होता है अपहिल, उस पर थोड़ा सा पाउडर वगैरह डाल दें, तो आपको फिर उस पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान भी नजर आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस इन। और बहुत मशहूर कहानी है ये दोनों, और उस पर बिन डन टू डेथ आई गेस इन द स्टेट्स। तो अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर मजीद मटेरियल मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं हम मोंटी साहब की, जो कि कहते हैं कि इनका जो घर है, उस घर के अंदर 3 जबान बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी एंड सिंधी, तीनों पाकिस्तानी जबान है। अब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने पर्सनली कभी सिंधी सीखी नहीं, क्योंकि घर में इतना रुझान नहीं था, लेकिन आती सबको थी। तो बाय द टाइम ये गले मेरे ख्याल 12-13 साल के थे, तो कहते हैं एक दिन ये दोपहर में सो रहे थे घर पे, शायद स्कूल की छुट्टियां थी या समर हॉलीडेज तो समथिंग। तो इनको सोते में से महसूस हुआ कि जैसे कि दो औरतें आपस में कोई बातें कर रही हैं, जैसे बड़ी उम्र की दो औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। और ये नींद से जागने लगे तो उनको जबान क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही उठे तो ये देखा कि दो औरतें इनके बेड के दोनों तरफ बैठी हुई और बातें कर रही हैं। तो ये हैरानी से मतलब उठ के बैठे। वो कहते हैं उनकी शक्लें भी नॉर्मल थी, ऐसा नहीं था कि कुछ देख के बंदा डर जाए, लेकिन इस बात से डर लगा कि ये हैं कौन और कहाँ से अंदर कैसे आ गए, इनको ये जानते नहीं। तो ये कहते हैं कि जैसे ही मतलब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो खामोश थी और इनको घूरते घूरते वो गायब हो गई। अब कहते हैं इनके तो होश उड़ गए ये देखते ही, और मतलब बिल्कुल ही परेशान हो गए ये। लेकिन इस चीज पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं की, क्योंकि ख्वाब की तरह ये लग रहा था सारा सिलसिला। तो कहते हैं ये चीज भूल गए। अब कहते हैं ये हैं कि बाय द टाइम ये 18 साल के हुए, और ये मतलब गली मोहल्ले में और इस तरह निकलने लगे, तो सिंधी जबान इनको
मतलब दोस्तों में रह रह के आ गई और काफी उस पर कमांड हो गया और काफी फ्लुएंट हो गया। कहते हैं इसी तरीके से जो था वो, मेरे ख्याल है 20 साल की उम्र में ये अपने हॉस्टल में थे यूनिवर्सिटी के। और ये एक पेपर दे के या कोई एग्जाम दे के आए थे और कह रहे हैं कि मैं थका हुआ था तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता था। तो जैसे ही ये लेटे हैं सोए हैं तो इसी तरह ये दोपहर का ही टाइम था तो सो रहे थे तो इनको नींद में ये जागे बिकॉज ऑफ दो औरतों की बातें। अब ये कहते हैं कि जब मैं जागने लगा तो मुझे समझ में आई कि वो सिंधी दो औरतें को बोल रही हैं थोड़ी धीमी आवाज से, और इन्हीं के बारे में कोई बात हो रही है। अब जब ये उठ के बैठे तो देखा कि वही दो औरतें जो इन्होंने कोई 8-10 साल पहले देखी थी वो बैठी हुई हैं और आपस में इनके बारे में कुछ बात कर रही थी सिंधी में। जैसे ये उठ के बैठे और इन्हें पूछा उसी जबान में कि तुम कौन हो, तो वो इनको देखती रही और गायब हो गई। कहते हैं कि जी बहुत शौक हो गया मैं इस इंसिडेंट के बाद, और पहले तो उसको ख्वाब समझ के छोड़ा हुआ था, लेकिन वो वक्त गुजर गया और मतलब वो दोबारा मुझे अभी तक नजर नहीं आई। लेकिन अब एक अजीब सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, वो ये है कि सिंधी जबान इनसे बोली नहीं जाती और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हकलाना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे थे कि ये क्या है। तो वैसे तो जिसको लगता है ये क्या है वो जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में इनको कि भाई व्हाट डू दे थिंक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो जो डर गए हैं ये उस इंसिडेंट से, वो उसकी वजह से एक ट्रॉमा बैठ गया है दिमाग में, तो वो इस जमान से लिंक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग इन। और अब आगे बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त अब्दुल्ला की फ्रॉम सखर। तो ये बताते हैं कि 2020 में ये मतलब इनके रिश्तेदार की कहानी है। और ये एक पुराने स्टाइल के, बेसिकली सखर के पास ही ये एक जगह पे रहती हैं, इनकी मामी या कोई है। तो इनकी जो रिश्तेदार हैं तो वो कहते हैं कि वो पुराने स्टाइल का थोड़ा सा विलेज स्टाइल का घर बना हुआ है, और गर्मियों में सब सहन में ही सोते हैं रात में। तो ये बताते हैं कि अराउंड एक रात इसी तरह गर्मियों की रात में सब सो रहे थे तो कि 3-3:30 बजे इनका जो छोटा बेटा था इनके रिश्तेदार का, वो सोते में से जाग गया। और उनको छोटा था और अंधेरा था, तो उसने अपनी वालदा को उठाया कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो इन्होंने जब बच्चे से पूछा तो इतना कोई सीरियस मसला नहीं था, तो कियारी में ही उस सहन में एक जगह जाके नल के पास इन्होंने बच्चे को फारे करवाया। और उसके बाद जो है वो जाके वापस लेट गए, बिकॉज बकौल इनके कि अंधेरा भी था और अंदर भी कोई मतलब खूब था वॉशरूम ले जाना आना, और बच्चा भी डर रहा था अंधेरे से, तो बस वहीं के वहीं उसको लेके गई और वापस आए। कहते हैं उसके बाद से एक आध दिन में उन्होंने अजीब बिहेव करना शुरू कर। कहते हैं जी कि इनकी जो रिश्तेदार थी वो बेहोश हो जाएं, और मतलब आउट ऑफ द ब्लू बेहोश हो जाएं, फिर उड़ जाएं, और अचानक से हंसना शुरू कर दें, और इस चीज का कोई मतलब बैकग्राउंड ना हो, मतलब आउट ऑफ द ब्लू ये शुरू हो जाए। हत्ता कि ये हाल हो गया कि लोग समझने लगे कि इनको शायद फिट्स पड़ते हैं, तो ये होता है। तो मतलब मेडिकल उससे भी चेक करवाने के बाद एहसास हुआ कि ये फिट्स नहीं है। अब ये होने के बाद फिर जैसे ये मसला बढ़ता गया तो फिर एक लोग पीर साहब के पास इनको लेके जाया गया, जहाँ पे वो जो जिन था जिस पे जो इनके ऊपर हावी हो रहा था उसकी हाजिरी हुई, और उसने बताया कि एक रात इस औरत ने अपने बेटे को ऐसे ले जाके क्यारी की तरफ वो जो था वो फारिग करवाया था, पेशाब करवाया था। तो उससे इनके बच्चों के ऊपर गंदगी आई, और अब इनको इस बात का इनसे शदीद गुस्सा है और बदला लेने। अब उन्होंने पीर साहब ने कुछ अमल किए और कुछ तावीज़ इनको दिए पहनने के लिए कि कुछ नहीं होता और ये करके, और ये तो हो जाता है गलती से।
तो ये सब करके उनको दिलासा दे के घर भेजा गया। तो इसके बाद फिर इनकी जो रिश्तेदार थी वो बताती हैं कि मतलब उनके घर वाले बताते हैं कि उन्होंने सोना छोड़ दिया रात को। तो लोग पूछते थे कि भाई आप सोती क्यों नहीं है, तो कहती है जैसे ही मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो एक आदमी जो पूरा काले कपड़ों में है और फुल मतलब शक्ल भी अजीब सी काली सी है, वो आता है रात को और मुझे सोने नहीं देता और मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन इनके जो पड़ोसी थे उन्होंने रात में देखा कि एक जनाजा लेके कोई कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं इनके घर से, जबकि इनके घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और जब अगले दिन जाहिर सी बातें आपस में बातें हुई होंगी तो सब हैरान हो गए कि ये क्या रात में हुआ। ये सब होने के बाद फिर पीर साहब को वापस विजिट किया गया, तो उन्होंने फिर सख्ती से कुछ और एक्शंस लिए। तो फिर जब जिन हाजिर हुआ तो फिर उससे जब ये सब सिलसिला हुआ तो उसने कहा कि ये तो हो गया और जैसा जो आपने फैसला करना था हो गया, लेकिन अब हम इस घर में रहते हैं और अब हम इस घर की छत पे रहेंगे, और अगर कोई बिला वजह गलती से आया ऊपर तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और क्या कह सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन तो किसी के घर में भी हो सकती है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं जी हमारे अ, जो दोस्त हैं शहबाज साहब। शहबाज साहब ये कहते हैं कि इनकी एक, ये बेसिकली यूएस में ही रहते हैं, नॉर्थ कैरोलिना में। तो इनकी एक दोस्त हैं जिनको ये मिस जी कह रहे हैं। तो जी साहिबा के एक अदद ग्रैंडफादर हैं, और उस स्टेट के अंदर जैसे ये बताते हैं कि हंटिंग का लोगों को बहुत शौक है। तो साल में 4 से 6 हफ्ते की सिर्फ अलाउ होती है, और उसके लिए पूरा साल लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं साहिबा के, वो जो है मतलब एक मिलिट्री, एक्स मिलिट्री हैं, तो वेटरन भी हैं, तो असला वगैरह और ये सब चीज़ का मतलब एक आइडिया है, हंटिंग वगैरह कैंपिंग उनका, उनको बहुत ज़्यादा शौक है। तो पूरा साल इस इवेंट का ये इंतज़ार करते हैं। अब ये कहते हैं कि जब वो सीज़न खुलता है तो काफ़ी लोग मतलब जाते हैं और भाग भाग के पहुंचते हैं और जगह निकाल ले होते हैं अपनी अपनी, जहाँ पे वो कैंप करेंगे और हंट करेंगे करीब में। तो ये वहाँ पे जिस तरह मिसाल है, अगर 24 मतलब आज पहली हो गई तो रात 12 बजे से डेट चेंज हो जाएगी, तो लोग क्या करते हैं जी सुबह 6 बजे इस तरह पहुंच जाते हैं। तो ये रात को मतलब पहुंच गए, इस चक्कर में कि लोगों का रश लगने से पहले ये कोई अच्छी पोजीशन वहां पकड़ ले, कि ऐसा ना हो कहीं जमकट्टा लग जाए, तो जाहिर सी बात है ऐसे जमकट्टे से जानवर दूर भागते, तो ये इनको कोई अच्छी स्पॉट मिल जाए। तो ये रात ही को वहां जंगल में निकल गए। अब ये कहते हैं कि जंगल में जहां नॉर्मली लोग जितना डीप अंदर जाते हैं वहां तक ये पहुंचे, तो इनको कहीं से आवाज आई हेलो हंटर की। अब इनको लगा कि शायद मेरे ही जैसा कोई इंथुजियास्ट पहले से यहाँ कहीं बैठा हुआ है छुप के शिकार की तलाश में, तो ये मजीद आगे बढ़ने लगे। जब मजीद आगे बढ़े तो इनको फिर एक आवाज आई, और बकौल इनके 2 दफा और आवाज आई हेलो हंटर। तो ये मजीद अंदर डेप्थ में चले गए जंगल की। अब ये पोजीशन अपनी ढूंढते हुए जब मतलब जा रहे हैं रात के अंधेरे में, तो एकदम से ये चौंक गए, क्योंकि इनके सामने एकदम से एक लड़की आ गई जिसने सफेद सा ड्रेस पहना हुआ था, और अजीब से उसके बाल खुले हुए से अजीब से थे, और वो इनसे मदद मांग रही थी। उसने इनसे कहा कि मेरे घर में पानी आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, और क्या कहते हैं आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें और ये सब कुछ करें, और आप मेरे साथ चलें, मेरे घर करीब ही है और सब कुछ। तो पहले तो ये सोचते रहे, फिर इनको एहसास हुआ कि मेरे पास तो असला भी है, और ये इससे मुझे क्या डरना है, वाकई कोई इमरजेंसी होगी। तो उसके साथ साथ ये
चले गए तो थोड़ा सा आगे गए तो एक जंगलात में ही एक छोटा सा कैबन बना हुआ था। अब ये जब वहां जाने लगे उस अंधेरे में उस कैबन की तरफ, तो उसने इनको कहा कि आप बाहर वेट करें, मैं अंदर जा रही हूँ, मैं आपको बुलाती हूँ। तो वो अंदर चली गई। अब ये बाहर खड़े हुए थे, तो इनको एक फीलिंग आई कि ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं दूसरी तरफ से कोई घूम के मुझ पे अटैक करके मुझे मतलब सामान या असला वगैरह छीन लेगा मेरा। तो ये उन जो प्रॉपर्टी का जरा एक चक्कर लगाना शुरू कर दिया, ये सोच के कि अगर ये कोई दो नंबरी है तो मतलब ऑब्वियसली एक्स आर्मी है, तो इतना बेवकूफ तो ये नहीं है। तो इन्होंने एक पूरी प्रॉपर्टी का एक चक्कर मारा, जिसमें इन्होंने ये देखा कि उस छोटे से कैबिन की सिर्फ एक ही एंट्री है सामने से, और एक आध खिड़की है, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है, और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, और चारों तरफ उसका पूरा फेरा मार के ये वापस गेट की तरफ आ गया। अब ये कहते हैं काफी देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट अब घंटा होने वाला था इनको वहां खड़े हुए। तो इन्होंने उस लड़की को आवाज देने शुरू की कि भाई क्या हो गया। और उसके बाद ये जब थोड़ी देर हो गई तो इनको फिर परेशानी हुई कि भाई क्या सब खैरियत तो है। तो ये उस कैबिन में घुस गए नॉक करके। अब उस अंधेरे में कहते हैं ये अंदर घुसे तो इन्होंने देखा कि कैबिन में सिर्फ अ, पत्ते जो मतलब जाले और इस तरह का धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो हैरत से देख रहे थे कि इधर तो अब मेरे सामने एक लड़की घुसी है। तो इनकी कोने पे नजर पड़ी तो एक टैप लगा हुआ था नल का, और उसमें से पानी बह रहा था, हल्का हल्का करके बह जा रहा था, और वो उस स्ट्रक्चर को खराब कर रहा था। उन्होंने ये सब देखा और उस लड़की को अच्छी तरीके से आवाज दे के जब देखा कि कोई नामो निशान भी नहीं है छोटी से हॉल के अंदर, तो उन्होंने वहां से लगाई दौड़, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि ये लड़की मुझे बुलाने नहीं आई थी, कुछ और सिलसिला था। और उस दिन के बाद से बकौल इनके उन्होंने हंटिंग दोबारा नहीं की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और कैबिन इन द वुड्स। तो जी आगे बात करते हैं जनाब, और बात करते हैं हमारे दोस्त पवन साहब की। पवन साहब का एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि ये जो इनके साथ हुआ ये क्या था, ये इस चीज का रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। तो स्टोरी कुछ यूं है कि ये मालपुरा राजस्थान में रहते हैं, और कहते हैं जब ये 8 साल के थे तो यहाँ इनका खानदानी घर था, और मतलब ये हैं उसी इलाके के। अब तो कहीं और शायद शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन वैसे वहीं के रहने वाले थे। तो उस जमाने में ये स्कूल जाया करते थे पैदल, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, वॉकेबल डिस्टेंस पे था उनके घर से। तो रास्ते से जब ये स्कूल जाया करते थे सुबह, तो एक कुआं आता था रास्ते में, वेल, जो कि उसके ऊपर जो था एक बरगद का पेड़ था, एक बनियान ट्री था, और उसका पूरा साया जो था उस वेल के ऊपर, उस कुएं पे था। अब ये कहते हैं कि जी इन्होंने तो मतलब सुना था कि वो शायद पब्लिक वेल था, या मतलब सब लोग वहां, तो वहाँ कुछ शेपर्ड्स टाइप के लोग और इस तरह के लोग जो आते थे, जो जानवर चरा रहे होते थे, वहाँ पानी वानी जानवरों के लिए लेने कभी कभी आ जाते थे। तो वैसे तो वहाँ उस कोई मतलब ओपन जगह थी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। कहते हैं 8 साल के थे ये, स्कूल जाया करते थे, थोड़े से शाय थे, इंट्रोवर्टेड, तो ज्यादा लोगों से कोई बातचीत भी नहीं करते थे, और ना इनका इनसे होती थी, और कोई खास दोस्त वोस्त भी नहीं थे। तो इसी तरह पैदल जाया करते थे। तो कहते हैं कि एक दिन मैं जा रहा था, तो सुबह के टाइम उस वेल से मतलब उस कुएं से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़ों में एक बड़े मियाँ खड़े, पगड़ी शगड़ी धोती में, कुएं के पास। तो उनको देख के ये थोड़ा सा शायद शौक हो गए कि उस रास्ते में कभी उनको कोई नजर नहीं आता था। तो वो उसको देखते देखते गिर गए ये। अब ये गिरे तो इनको चोट लगी, तो बच छोटे थे, रोने लगे। तो वो आदमी आ गया इनसे, फिर पूछने लगा कि सब बेटा ठीक है, तुम्हें अगर चोट ज्यादा लगी तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं, ये वो। तो इन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, और ये अपने स्कूल को चले गए। अब ये कहते हैं जी कि
कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना इनकी उस वक्त आदत थी, और इतना ज़्यादा तो शाइनेस की वजह से ये इतनी बात नहीं करते थे। तो वापसी आने लगे तो देखा कि वही आदमी अब कुएं की दीवारों में खड़ा हुआ है, जैसे कि वो अंदर कूदना चाह रहा है उसके। अब ये चलते हुए जा रहे हैं, तो जैसे ही उधर से गुजरने लगे तो उस आदमी ने इनको आवाज दी, और वो भी इनके नाम से। ये हैरान हो गए, और जब वो इनके पास आया तो उस इन्होंने पूछा उनसे कि मेरा नाम तो कैसे पता चला। तो उसने कहा कि आपने सुबह बताया है। अब इनको रिकॉल हुआ कि शायद नहीं बताया, लेकिन इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये मतलब चले गए। अब जाहिर सी बात है, जब उस आदमी से जाते हुए पूछा मतलब कि आप कौन है और ये वो नाम वाम पता है, तो उसने बताया कि मैं इस कुएं का मालिक हूँ, और मैं एक यात्रा पे गया हुआ था, मैं वापस आ गया। इन्हें तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं, और ये अपना चले गए घर। कहते हैं ये जी रोज का मामूल हो गया, वो आदमी नजर आए और आए, ये चले जाए, रास्ते से आते जाते हेलो हाय, और थोड़ी सी इधर उधर की कोई हो गई बात तो हो गई, बस बकौल इनके कि इनको याद भी नहीं है कि उस आदमी से क्या बात की जाती थी, छोटी मोटी टुक टुक जो होती थी क्या होती थी। अब कहते हैं इनके फादर की दियोली नाम की जगह पे शिफ्ट मतलब शिफ्ट हो गए, और अब दिवाली के दिवाली है उस घर में आया करते थे अपने ग्रैंडफादर से मिलने, और क्योंकि उनका ही घर था और सारे लोग साथ मतलब वहां थे, उन मिलने आया करते थे। अदर देन दैट तो कुछ खास अब बचा नहीं था। तो और उसके बाद से कहते हैं जब छुट्टियों में विजिट पे आते थे तो वो आदमी कभी नजर नहीं आया दोबारा। अब ये जब भी आते थे हैरत होती थी इनको, सोचते थे कभी नजर आएगा सलाम दुआ करूंगा, लेकिन कभी नजर ही नहीं आया। अब कहते हैं इसी तरीके से जब आगे जाके ये 12वीं क्लास में थे, तो इनके ग्रैंडफादर रिटायर हो चुके थे, और थोड़ी तबीयत भी उनकी खराब रहने लगी थी। हार्ट अटैक या कुछ हुआ था फिर उसके बाद। तो अक्सर जो थे वो अपने पोते वगैरह को बुला लेते थे, और वहाँ उनके साथ छुट्टियों में बैठा करते थे। तो ये भी गए हुए थे छुट्टियों में समर की। तो ऐसे ही मतलब चल रहा था सिलसिला। तो सारे बच्चों को लेके इनके ग्रैंडफादर लेके निकले एक टूर पे कि हमारी क्या क्या जायदाद है और सब कुछ है। तो बताने लगे ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी, करते करते ये उस कुएं तक आ गए। अब उस कुएं पे आने के बाद इन्होंने बच्चों को बताया कि ये जो कुआं है ये बेसिकली हमारा ही था, लेकिन इनके जो मतलब हुआ ये कि एक साहब थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाना था इस इलाके में। तो इनके ग्रैंडफादर ने उसको कहा कि अगर तुम बनाना चाहते हो तो मैं ये जमीन दे देता हूँ अस्पताल बनाने के लिए। तो ये उस साहब को जैसी दी, तो उसके कुछ अरसे में वो साहब जो थे, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे वहां, वो मर गया। उसके मरने के बाद उनके जो बेटे थे वो इस जमीन के ऊपर कब्जा करके, मतलब वो चाहते ही नहीं थे इस पे कोई हॉस्पिटल बने, अब वो अपने नाम पे मतलब वो चीज अपने पास रखना चाहते थे। तो इनकी और इनके जो दादा थे और उन लोगों की आपस में एक केस चल रहे, लीगल केसेस चल रहे हैं, और वो एक लंबी कहानी। तो वही बता रहे थे कि ये भी जमीन हो सकता है कि हमारे पास वापस आ जाएगी। अब जब ये बात कर रहे थे तो इनको एकदम से याद आया कि उस आदमी ने इनको कहा था कि ये जमीन मेरी है और वगैरह वगैरह। तो ये सोच में पड़ गए कि शायद ये उस आदमी का बेटा हो जिसको दादा ने जमीन दी थी, जो मर गया, और बेटे अब उस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, मतलब लेके बैठे। तो ज्यादा इस बात पे सोचा नहीं और वापस चले गए। अब ये कहते हैं एक ऐसा ही सिलसिला एक मतलब दिन आया घर पे कि ये उनके यहाँ रुके हुए थे, तो घर की सफाई शुरू हुई, और मतलब सारे बच्चों से सब पूरा घर साफ, मतलब एक ईयरली इवेंट था वो। तो एक एक कमरा साफ किया जा रहा था। तो ये स्टोर में थे, और स्टोर में मकड़े ये जाले वगैरह साफ कर रहे थे। तो इनको एक पुरानी फोटो एल्बम मिल गई। उसको झाड़ वाड़ के नहीं जाके जब अपने दादा को दिया, तो दादा बड़े खुश हुए ये बोल के कि ये तो बहुत पुरानी इसमें की तस्वीरें हैं, जो कि मुझे लगता था कि अब गुम गई हैं। तो साफ वाफ करके सारे बच्चों को बुला के उन्हें बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया कौन क्या है। तो कहते हैं ये तस्वीरें देखते देखते एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आई, जिसमें वो आदमी जो कुएं के पास इनको नजर आता था वो नजर आ गया था। और ये शौक में चले गए सुनते देखते ही उसको। जब वो शौक में गए तो इन्होंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये आदमी कौन है।
तो और इसकी तस्वीर आपके पास क्यों है? तो इनके दादा ने बड़े हंस के पूछा, जवाब दिया कि इस आदमी की तस्वीर मेरे पास क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरा खुद का ग्रैंडफादर है और इस आदमी की सिर्फ मेरे पास यही एक यादगार है तस्वीर। उनके 5 साल की उम्र में ये मर गए थे। तो जब पूछा गया कैसे मरे थे तो पता चला कि भाई इनकी जमीनों पे जो था वो एक ड्रॉट आया हुआ, मतलब एक कहत आया हुआ था, बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा था और वो सब खुशक पड़ गया था। तो इन्होंने आउट ऑफ डेस्परेशन और सॉरी डिप्रेशन कुएं में कूद के खुदकुशी कर ली थी। तो ये सुनने के बाद तो इनके होश उड़ गए और उसके बाद जो है ये अब परेशान है कि अब ये 19-20 साल के हो चुके हैं। अब ये कहते हैं कि इतने अरसे जो फिर मेरे साथ हो रहा था, वो जो आदमी मुझसे मिलता था, बात करता था, जिसको मैं जानता नहीं था, तो वो क्या था और वो कैसे ऐसे हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच पवन साहब फॉर राइटिंग दिस इन। और anyone has have any ideas कि ये क्या हो रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। और अगेन द वर्ल्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और हम क्या कह सकते हैं कि क्या था ये। लेकिन खैर प्लीज राइट इन एंड लेट अस नो कि ये क्या समझा जाता है कि ये क्या हुआ। और पवन साहब, व्हेन आई कम टू अ कंक्लूजन आई विल टेल यू एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस अफसाना की, जो कि एक बतानी कहानी फ्रॉम द कोविड टाइम्स, पिछले साल के, अब पिछले से पिछले साल के हो गए एक दिन से, लेकिन बहरहाल एनी हाउ। तो ये बताती हैं कि इनकी खाला रहती हैं न्यूयॉर्क सिटी में और ये लोग मैसाचुसेट्स में रहते हैं, और तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है। और जब लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल रहा था तो सब घर में कैद चल रहे थे। तो अ, जब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम हुई थी, तो ये जब इनकी खाला इनसे मिलने आई थी तो एक हफ्ता एक ऑलमोस्ट रुके थे। तो इनके 3 कजन्स भी साथ आए थे और बकौल इनके बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, और एवरीवन हैड अ बॉल ओवर टाइम। और जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिल्में वगैरह और सब वही की, लेकिन कहने का इनका मकसद ये था कि इनके जो सबसे बड़े कज़न हैं तो वो थोड़े अकल्ट एंड हॉरर एंड गोस्ट स्पिरिट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ऑब्सेस्ड हैं। तो वो हॉरर मूवियाँ भी देखी, पॉडकास्ट भी सुने, और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने इनके घर पे ये किया। तो अब जब क्योंकि समर वेकेशंस चल रही थी, जब वो वापस जा रहे थे, तो इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि भाई ये बच्चे हमारे साथ भी चलें वापस। तो क्या कहते हैं, इनकी मदर ने फिर कहा कि ठीक है भाई, अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, दोनों चले जाएं, फिर खाली ये नहीं जाएगी, इसका बड़ा भाई भी साथ जाएगा। तो एवरीवन अग्रीड और सब जो है वो निकल पड़े। अब इनके जो खाला खालू हैं वो अपनी गाड़ी में गए थे, और इनके जो बड़े कज़न हैं उनकी वो अपनी गाड़ी में आए थे, अपने बहन भाई को ला के साथ ला के। तो इनके भाई जो थे वो उस गाड़ी में बैठ गए, और ये अपनी गाड़ी में जो इनके पास थी अपनी कज़न के साथ बैठ गई। तो 3 गाड़ियों की एक रैली बन के ये न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो अब ये कहती हैं कि जो इनके बड़े कज़न हैं वो बहुत बड़े प्रैक्टिकल जोकर थे, और मतलब इन चीज़ों का उनका इंटरेस्ट तो था, लेकिन इस तरह के जोक्स, लोगों को डराना और ड्रामे करना ये एक आम बात थी। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि वो और इनकी कज़न अलग गाड़ी में जाएं, और वो तीनों लड़के आपस में हल्ला गुल्ला करते हुए खुद ही जाएं। अब जब ये निकल गए और आधे रास्ते में ये थे, तो एहसास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल चेक नहीं किया था निकलने से पहले, और अब थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया है। और अभी रास्ता लंबा है, तो जो पहला पंप इनको नजर आया, ये वहां इन्होंने गाड़ी लगा दी। अब इनके लगाने के चक्कर में वो जो इनके कजन वगैरह की गाड़ी चल रही थी, जिसमें इनके भाई भी थे, वो भी इनके पीछे पीछे आके रुक गए।
खाला खालू इनके आगे निकल गए। अब वो कहती है सेल्फ सर्विस पेट्रोल पंप था जिसमें कोई बंदा बंदा नहीं था, आप यूज करें, पैसे पे करें और कार्ड लगा के यूज करें वगैरह वगैरह सिलसिला था। अब वहां जब ये रुके हुए थे, पेट्रोल भरनी थी, तो इनके कजन वहां रुके इनके साथ, तो उन्होंने नोटिस किया कि रोड की दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान का रास्ता है। तो उनको बहुत ज्यादा एक जोश चढ़ा वहां घुसने का और देख के आने का कि वहां का कैसा माहौल है या क्या सिलसिला है। ये इनको मना भी करती रही कि भाई हम जा रहे हैं, हम तो सब बस गैस भर रहे हैं और हम निकल जाएंगे, लेकिन वो लोगों के कहने के बावजूद एक ना सुनी और निकल गए। अब जब वो वहां चले गए तो कोई 15-20 मिनट गुजर चुके थे और ये लोग सारे इंतजार में उनके खड़े हुए थे कि इनकी खाला की कॉल आएगी, गाड़ी नजर नहीं आ रही, तुम लोग कहाँ रह गए। तो बोलते बस हम भी अब आ रहे हैं, हम आप चलते रहे, और फोन काट के इनको कॉल करने लगी कि भाई फोन जल्दी आओ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाए। अब ये परेशान कि भाई वो वहाँ कॉल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठ मतलब खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब शाम का टाइम हो रहा है और वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो देखा कि वो बिल्कुल पसीने में शरब और आ रहे हैं साहब। तो जैसे ही वो आए तो इन्होंने थोड़ा सा कहा कि मतलब घंटा होने वाला है और तुम पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब सीरियस सी शक्ल बना के रखी हुई। तो ये समझे कि शायद ये कोई मतलब वही जो नॉर्मल ड्रामे ये करते हैं बड़े भाई, ये वही करेंगे। तो ये बताया कि भाई वो इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। तो ऑल्दो ये गाड़ी चला के आए आए थे बड़े भाई, उसने इनके बड़ा भाई को बोला कि तुम गाड़ी चला लो, मुझसे नहीं चलेगी। तो ये सारे लड़के एक तरफ हुए, लड़कियां फिर एक तरफ हो गई और दोनों गाड़ियां निकल पड़ी। अब जब घर पहुंचे तो कोई खास मतलब बात नहीं हुई, और मतलब वही हुआ कि मतलब अ, बैठे बात हुई कि देर क्यों हुई, तो इन्होंने कोई खास बताया नहीं कि क्यों देर हुई थी, कि ये घुस गया था कहीं। और अब थोड़ी आइमाइशाएं होके बात टल गई और खत्म हुई, क्योंकि ये और मतलब ये पहुंचे थोड़े लेट थे, मतलब रात हो चुकी थी। अब ये कहते हैं जी कि ऑल्दो ये सब कुछ हुआ और मतलब हुआ, तो ये नॉर्मल घर में आ चुके थे और सब कुछ चल रहा था, मतलब ये अपने कजन के कमरे में मतलब बैठी हुई थी और गप्पे चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो एकदम से चीख की आवाज आई। इनके जो बड़े कजन हैं वो चीखे। अब जब वो बंदा चीखा तो सारे लोग वहां जमा हुए और पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैंने एक किसी की शक्ल देखी है अपने आईने के अंदर। तो इनके जो खालू हैं वो इनको डांटने लगे कि यार क्या बेवकूफ़ी की हरकतें हैं, ये तुम्हारे ड्रामे कब खत्म हो जाएंगे, बड़े हो जाओ और ये सब कुछ। लेकिन वो यही कहता रहा कि नहीं है, मैं ऐसा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को देखा है। अब जब उनके खालू गुस्सा हो गए और कि भाई हर वक्त की ये नौटंकी मुझे पसंद नहीं है और सब कुछ, तो उसने कहा कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर एक औरत को देखा था, जो कि जिसके मतलब वो कबर के ऊपर फ्लोट कर रही थी और उसके पैर जो थे वो अजीब से थे, उल्टे से उल्टे थे। तो ये उसी की शक्ल मैंने अभी आईने में देखी। तो इनके अब्बा ने उसको डांटना शुरू किया, तो बाकियों ने फिर कहा कि नहीं ये सच कह रहा है, क्योंकि ये भी डर गए कि इसकी बातें सुन के, और कहा कि नहीं ऐसा हुआ था कि ये कब्रिस्तान में एंटर हुआ था और 15-20 मिनट लगा के निकला है। तो उनके अब्बा फिर गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उन्होंने कहा कि ये तुम बिला वजह की फजूल हरकतें करके अब खुद ही अपने आप को तुमने डरा लिया है, और ये अब मतलब इंसान बन जाओ और ये हरकतें छोड़ो, और करा के बातों को रफा दफा किया और चैप्टर क्लोज हो गया। वो रात तो ऐसे ही गुजर गई और कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर नेक्स्ट नाइट घर में एक रात को 2:30 बजे यूनानिमस रोने की आवाज आना शुरू हो गई। अब रोने की आवाज हल्की थी लेकिन क्लियर थी, यानी कि हर किसी को, हर फर्द को उस घर में वो आवाज आने लगी। अब ये कहते हैं कि सब परेशान, पूरे घर को छान लिया और सब कुछ कर लिया, तो कोई नहीं मिला, लेकिन आवाज आ रही है।
तो इनके भाई ने फिर वही कहना शुरू किया कि भाई ये मेरे पीछे जो कुछ है ये आ रही है, मुझे डर लग रहा है ये वो। तो इनके वालिद साहब ने कहा कि फिर करते हैं कुछ इस बारे में। और फिर अगले ही दिन करीब ही मस्जिद में गए और मौलवी से बात की और वो इनके घर आए। अब जब वो इनके घर आए और उस सीधी बात ये हुई कि मतलब पहले हुआ क्या था ये बताओ, तो ने बताना शुरू किया कि हम पंप पे रुके थे, एक कब्रिस्तान नजर आया, मैं उसमें चला गया। अब मैं उसमें पुरानी पुरानी स्टाइल की चीजें देखता हुआ आगे पीछे घूम रहा था कि एकदम से मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत थोड़ी हवा में उड़ती हुई थोड़ी सी, उसकी पैर जो है वो उल्टे हैं, वो मुझे घूर रही है। तो मैं पलट के भागने लगा। कहते हैं मैं पलट के भागता रहा और काफी देर तक भागता रहा। मुझे अपने भाई बहन सामने रोड के पार नजर आ रहे थे, लेकिन मैं भागता रहा और काफी देर तक भागता रहा और काफी लंबा कोई रास्ता तय करने के बाद उन तक पहुंचा, जबकि कोई 5-10 मिनट का रास्ता तय करके मैं अंदर गया था और उसके बाद निकलने में मुझे इतना टाइम नहीं लिया। अब ये बातें हुई नहीं थी कि घर में फिर रोने की आवाजें आने शुरू हुई। तो मौलवी साहब जो थे वो एकदम से मतलब एक्शन में आ गए और उन्होंने कहा कि ये मसला थोड़ा सा मतलब है जिन रिलेटेड प्रॉब्लमेटिक है, तो रात के अंधेरे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोशिश करें कि घर घर में हर वक्त कुरान की तिलावत चले। अगर नहीं पढ़ सकते, थक गए, तो फिर ऑडियो पे मतलब चला दें। ये बोल के उन्होंने कहा कि मैं कल फिर आता हूँ। अब ये कहते हैं कि पूरी रात, और ये तो उस वक्त जो ये चला तो वो रुक गई, लेकिन रात को फिर 2:30 बजे और उसके बाद पूरी रात रोने की आवाजें आती रही और स्क्रैचिंग साउंड्स आती रही, जैसे कि कोई करके मतलब नाखून जो है रगड़ रहा है किसी दीवार या किसी चीज के साथ। और इस तरह करके जैसे तैसे करके कहती है नीना रात गुजारी। अब कहते हैं कि सुबह जी मौलवी साहब आए और उन्होंने खालू को और इनके बड़े कजन को लेके वो चले गए। अब कहते हैं कि जी वो लेके चले गए और फिर उनके जाने के बाद फिर वो मगरिब को वापस आए और मगरिब को उनके वापस आने के बाद घर में कोई आवाज और कोई इस तरह की वहशत जैसी कोई स्क्रैचिंग साउंड कुछ भी नहीं आई दोबारा। लेकिन कहते हैं कि वो इनका कजन ऐसा डर गया कि उसके बाद से जो उसकी पर्सनैलिटी थी कि लोगों से हंसी मजाक करना, प्रैक्टिकल जोक्स करना और खासकर इस तरह के सब्जेक्ट में घुसना, वो सब छोड़ दिया उसने और वो इंतहाई खामोश और सीरियस आदमी बन गया और डरा हुआ रहने लगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और I've always repeated myself, be careful what you wish for, or this is an example of that. So, moving on with our final story of the evening, तो मिस्टर वी के नाम से मैं इन साहब को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी एक प्रीवियस स्टोरी एपिसोड 67 में मैंने की थी, जो कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसी मोहल्ले की ये दूसरी कहानी है कि बिकॉल इनके कि ये 1999 के करीब इन्होंने शिफ्ट किया था दिल्ली के एक मोहल्ले में, जहाँ पे काफ़ी पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स थी और थोड़ा अ, इस तरह का सिलसिला था कि जो मतलब हाउसिंग वहाँ ज़्यादातर कम्युनिटी हाउसिंग थी, जहाँ एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर मतलब बड़े सहन और टेरेस वाली बिल्डिंग में कमरे कमरे बने हुए और सबका जो है वो एक कॉमन वॉशरूम और इस स्टाइल की जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स है पुरानी, वैसी वो इलाका था। उधर ज़्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स थी और काफ़ी लो वेज वाले और बेचारे थोड़े स्ट्रगलिंग लोग वहाँ रहते थे। तो मेरे दोस्त ये लिखते हैं कि उस इलाके में एक कम्युनिटी सेंटर था जिसको बारात घर भी कहते थे और चौपाल भी लोग लोकल लोग कहते थे, क्योंकि एक इसी तरह की बहुत ह्यूज किस्म की बिल्डिंग थी, 3 मंजिला। और उसमें जो थे वो
ग्राउंड और एक मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के साथ मतलब कोई 90 कमरे थे इन तीनों फ्लोर्स को मिला के, 90-100। और उसके ऊपर एक छत थी बड़ा सा, नीचे वो मतलब एक ओपन एरिया वरांडा सा। और काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी और काफ़ी अरसे से निगलेक्ट में थी। और वहाँ कोई मतलब बंद पड़ी हुई थी, कोई देखता नहीं था, और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। तो एक ड्राइव शुरू हुई अ, जब ये वहाँ शिफ्ट इन होने के कुछ अरसे के बाद। जब ये कहते हैं कि ये 8वीं जमात में, 8th क्लास में स्टैंडर्ड में थे, तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ कि जो कि वो बच्चे जो कि मतलब एजुकेशन वाले सिस्टम में नहीं थे और उनको कैचअप कराने के लिए अंडर प्रिविलेज थे या इस तरह के सिलसिले थे, उनको एक टीच करने का वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जहाँ पे कम्युनिटी से ही टीचर्स वहाँ जाएंगे और कम्युनिटी के बच्चे वहाँ जाएंगे। तो क्योंकि एवरी वन ऑब्वियसली वो लो इनकम ग्रुप, तो वहाँ ये बकौल इनके ये बताते हैं कि सिलसिला ऐसा था कि लंच जो टीचर्स थे वहाँ मतलब थे, उनको मिलता था फ्री, और एक दिन का 50 रुपये मिलता था। तो वो ऑब्वियसली इनका बैकग्राउंड इतना मतलब हम्बल था, इनको चाहिए था, ये करना था। तो ये और इनके एक आध और भी का कॉलीग्स वगैरह वहाँ लग गए थे, उनके बकौल इनके कि इनकी इंग्लिश अच्छी थी 8वीं ग्रेड के हिसाब से, तो ये जूनियर बच्चों को पढ़ाने लग गए थे वहाँ। और एक 3-4 हफ्ते का वहाँ इनका सेशन चला। अब ये कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर ओपन था जहाँ पे ये सब कंडक्ट हो रहा था, और फर्स्ट एंड सेकंड बंद था, बंद किया हुआ था। और पहले तो जब वहाँ गए थे तो काफ़ी गंदा और बदबूदार जगह थी, लेकिन लोकल्स वहाँ के लोगों ने उस जगह को साफ करके इस काबिल बना दिया था कि वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकें, और ये वहाँ जाया करते थे पढ़ाने के लिए। तो ये कहते हैं कि ऑल्दो इन्होंने कुछ खास वहाँ पे देखा नहीं, लेकिन बच्चों की अ, जो क्वांटिटी थी वो शुरू में बहुत ज़्यादा थी, फिर डिक्लाइन होने लगी। अब कहते हैं कि बीच में जब ये वहाँ पढ़ा रहे थे तो इनको एक सिक्योरिटी गार्ड मिला जो अ, लंगड़ा था, मतलब एक टांग उसकी कटी हुई थी, और वहाँ एज ए चौकीदारी का काम कर रहा था। तो वो बैसाखी पे चल के आता था। तो वो एक दिन इनसे मतलब इनके पास बैठ गया और पूछने लगा कि क्या पढ़ाते हो आप। तो इसने बताया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं तो उनको भी पढ़ा दो। तो बात हुई, हाँ ठीक है, वो करके बात खत्म हो गई। अब कहते हैं वक्त के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम जो चलता रहा, तो स्टूडेंट कम होते गए, और कम होते होते एकदम से बहुत कम हो गए, और प्रोग्राम जो चला रहे थे उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा बहुत कम है, तो फिर वो क्या खत्म कर दिया। अब जब बाद में पूछा गया कि भाई आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स आते थे कहाँ चले गए, मतलब ये क्यों बंद हो गया, और ऑब्वियसली इनके लिए तो एक बेनिफिट था कि घर के मोहल्ले में रह के थोड़ी सी एडिशनल इनकम मिल रही थी, तो अच्छा गुजारा हो रहा था। तो पता ये चला कि भाई कुछ लड़कियों ने कंप्लेन करना शुरू की थी कि उनको आ, जैसे ये ग्राउंड पे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर के छज्जे पे लड़की नजर आती है जो कि बैठी हुई होती है उस छज्जे के ऊपर, और इन लोगों को देख के मुस्कुराती है। अब कहते हैं मसले की बात ये थी कि क्योंकि ऊपर जाने का फ्लोर बंद था, तो और वैसे चढ़ के जाना इम्पॉसिबल था उस छज्जे पे, तो वो कौन थी और वो वहां कहाँ से बैठ जाती थी। और ये एक ने नहीं, कई लड़कियों ने देखा, और फिर उसको ये देखने के बाद और उसकी इनकी तरफ इनको घूरते हुए और मुस्कुराते हुए देखने के बाद इनको डर लगने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिलसिला मतलब कम होने लगा। लेकिन असल जो कंप्लेन आ रही थी वो ये थी कि एक बड़ी उम्र की मतलब एक औरत जो कि थोड़ी जिस्म में भारी भरकम थी, वो लड़कियों को नजर आने लगी। उसके हाथ में जो सा एक कंघा और काजल थी, और वो ये पूछती थी कि मतलब कंघी कर दूं या काजल लगा दूं, इस तरह की बात करती थी। तो लड़कियां तो थी उससे थोड़ा सा भागती थी, दूर हटती थी, लेकिन मसला ये नहीं था
कि दूर हटती थी। मसला ये था कि वो औरत जो थी वो सवाल ये पूछती थी और पूछते पूछते गायब हो जाती थी और ये लोग डर जाते थे। लेकिन कुछ लड़कियों को वो घर पे अपने नजर आने लग गई। किसी ने कंप्लेन की कि हम घर पे थे और वो आईने की तरफ हम देख रहे थे, तो हमने देखा कि देखते ही देखते उस औरत की शक्ल हमारे पीछे नजर आई, जिसपे उसने अपनी ठुड्डी जो थी कंधे पे रखी हुई थी और उसने यही सवाल पूछा कि कंघी कर दूं या काजल लगा दूं। तो डर के मारे फिर मतलब पूजा पाठ शुरू हो गई और सब कुछ हो गया, और ये सिलसिला लोगों ने वहां स्कूल जाना छोड़ दिया। अब ये अपने इनकी एक दोस्त हैं बेसिकली, जो यही अ, इनके साथ पढ़ा रही थी, तरन्नुम साहिबा। तो ये उसी बेसिकली कम्युनिटी में रहती थी, इनकी आपस में दोस्ती थी अच्छी। तो ये कहते हैं कि मैंने जब उससे बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमिक लॉस हुआ था, पैसे वैसे और सब कुछ, तो बड़ा अफसोस था जब उससे बात किया, क्योंकि वो भी सिमिलर बैकग्राउंड की थी और उनकी दोस्त थी। तो एक जब ये बात शुरू हुई कि यार ये क्या हो गया और ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसने इनको कहा कि कि ये मैंने भी ये सब कुछ खुद विटनेस किया हुआ है। तुमने अगर नहीं किया तो मुझे तो पता है कि ऐसा हुआ। तो जब इन्होंने उसको इंक्वायर किया कि ऐसा क्या हो गया, तो उसने कहा कि जब मैं पढ़ा रही होती थी या जब मैं वहां होती थी, तो ऊपर छज्जे पे मुझे दो लड़कियां नजर आती थी बैठी हुई साथ साथ, और वो मुझे घूरती रहती थी और मुस्कुराती रहती थी, कि हत्ता कि ये नौबत आ गई थी कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था पढ़ाना कि जब मैं ऊपर देखती थी वो मुझे हमेशा ऊपर बैठी हुई नजर आती। तो मैं जब उस बिल्डिंग में जाती थी मेरी आंखें जमीन पे होती थी। और कहती वो ये है कि फिर उसके बाद ये तो कुछ नहीं था कि मैंने फिर वहां पे एक टांग पे मतलब लंगड़ा आदमी जो बैसाखी पे चल रहा है वो दिखना शुरू हो गया। तो मैं तो वहां से डर गई। तो इन्होंने कहा कि वो वहां का चौकीदार है, उससे डरने की क्या जरूरत थी, वो तो इसी सिलसिले में वहां बिठाया था कि वो उस बिल्डिंग का चौकीदार है। इसने इनको कहा कि तुम पागल हो गए हो, बेवकूफ आदमी, वहां कोई चौकीदार नहीं है। और उस बिल्डिंग में कोई लंगड़ा आदमी तो कोई क्यों रखेगा चौकीदार। और बेसिकली ये वो आदमी है जो कि कई साल पहले इस बिल्डिंग में दब के मर गया था, क्योंकि ये उस बिल्डिंग में था और उसके ऊपर कोई जगह मतलब टूटी और मलबा गिरा उसके ऊपर और वो ऑन द स्पॉट वहां मर गया। इन्होंने बोला कि ये सब बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने बोला जाके आप किसी से पूछ लो। तो क्योंकि ये लोग वहां न्यू मूव इन हुए थे, तो इन्हीं की वालदा से जाके जब उसने पूछा कि भाई वो ऐसा ऐसा कह रही थी, तो उन्होंने भी ये स्टोरी सुनाई कि एक चौकीदार हुआ करता था उस बिल्डिंग का, जो कि लंगड़ा था और बैसाखी से चलता था, और उसके ऊपर अंदर कोई दीवार या कोई छत कोलैप्स हुई थी और वो उस मलबे में गिर के उसी बिल्डिंग में मर गया था। अब ये कहते हैं कि मैंने खुद बाद में उस बिल्डिंग के चक्कर लगाए, क्योंकि मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही थी, और मैं उस आदमी से मिला था, उसने मुझसे बात की थी, लेकिन मुझे वो दोबारा आदमी नजर नहीं आया। और फिर मैंने जब उस इलाके के लोगों से बात की जो उस बिल्डिंग के अतराफ में रहते थे, तो उन्होंने सब ने ये कहा कि खुशकिस्मत आदमी हो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं, वरना इस बिल्डिंग के मतलब के अंदर इस चौपाल में इस कम्युनिटी सेंटर में जाने वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ जब जो भी हुआ। अब ये बताते हैं कि वो सिलसिला खत्म हो गया और फिर ये इतने बचपन के ही दिन है, इतने बड़े तो थे नहीं। तो इनके मोहल्ले के कुछ दोस्त थे, तीन भाई बेसिकली, जो कि उस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब रहते थे। तो कहते हैं कि वो अपनी तरफ से सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेयर डेवल्स थे, कि भाई हम बहुत जो है ना वो निडर किस्म के लोग हैं, हमको डर नहीं लगता, और ये उछल कूद और सब कुछ। कहते हैं जी इस इलाके में जी कई कुछ ही तफरियां थी, जिसमें से एक तफरी जो थी वो पतंगे उड़ाना था। और पतंग उड़ाने में सबसे ज्यादा मजा जो था जी पतंग लूटने का था, पतंगे जमा करना, जो कड़े आती थी उनको जमा करना।
तो ये जो तीन भाई थे इनकी ग्रुप के, इनमें सबसे बड़े भाई माशाल्लाह 17 साल या 18 साल के होंगे। वो इन सब के एज ग्रुप में सबसे बड़े। तो इनका तीनों का यही काम था, ये करते रहते थे। अब ये कहते हैं कि जी ये आज़ादी की छुट्टी से कुछ दिन पहले की बात होगी। पतंगे की पतंगे चल रही थी और खूब पतंगबाजी चल रही थी। तो इनको, इनके भाई साहब को एक मतलब आइडिया आया कि हम जो है वो इतनी पतंगे जो कटती हैं बहुत सारी, ये सामने ये चौपाल में जाके छत पे उसकी गिर जाती हैं और पड़ी नहीं है, और पता नहीं कितनी पड़ी होंगी कब से। हमें चाहिए कि हम किसी दिन जाके वहां से निकालते हैं। अब ये सिलसिले होते रहे कि वो बिल्डिंग ऐसी, वो बिल्डिंग वैसी है, लेकिन ओवर टाइम बकौल इनके हमारे दोस्त के जो लिख रहे हैं कि ना उधर कोई अब ताला लगता था, क्योंकि वो बिल्कुल खस्ता हालत, दरवाजे बाहर से नीचे के एंट्री के थे तो ताला लगा हुआ था, और जो ताले लगे थे वो भी तोड़ दिए थे किसी ने इस चक्कर में कि शायद अंदर कोई माल मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो सारे ताले खुले हुए थे उस बिल्डिंग के। तो इन तीनों भाइयों ने प्लान बनाया कि हम जाते हैं और जरा उस चौपाल की छत पे चक्कर लगाते हैं, और क्या पता वहां बहुत सारी हमें पतंगे मिल जाए। तो ये कहते हैं कि जी बॉयज जो थे वो सारे बिल्डिंग में एक दिन घुस गए, और शाम से पहले घुसे, और फर्स्ट फ्लोर पे जब पहुंचे तो उनको चहलकदमी की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई आदमी चल रहा है और बच्चे भाग रहे हैं। अब इनको एहसास हुआ कि शायद किसी को हमारा आइडिया आ गया है, और वो ऊपर जो है वो माल जमा करने के लिए, पतंगों का माल जमा करने के लिए वो हमसे पहले ना पहुंच जाए। तो इन्होंने सोचा कि भाई इन लोगों को डरा के भगाते हैं यहाँ से। वैसे ही लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस बिल्डिंग की। तो ये आवाज को चुपके से ट्रेस करते हुए कि कहाँ से आ रही है करते करते एक जगह पहुंचे, जहां पे इन्हीं ने जब झांक के देखा तो इन्हीं ने देखा कि एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है, और उसके पास दो लड़कियां छोटी खड़ी हुई हैं, और उनके ऊपर से नीचे तक मुंह पे जख्म लगे हुए हैं, और अजीब किस्म का हुलिया, और जख्म होगा, जख्म मतलब एक अजीब ग्रूसम किस्म की तस्वीर के जख्मी है और खून बह रहा है, और इस तरह का सिलसिला। ये देख के ये लोग डर गए, और इन्हीं ने सोचा कि भागो यहां से निकलो। अब जब ये नीचे की तरफ भागे तो इन्होंने जो खाली हॉल में से एंटर हुए थे ग्राउंड फ्लोर के, वहां उतरे तो वहां बहुत सारे लोग जो कि पहले इन्हीं ने कभी नहीं देखे। अब जैसे ही ये सीढ़ियों पर रुके हुए उनको हैरत से देख रही, ये कौन लोग कहाँ से आ गए। तो उन्होंने इनकी तरफ देख के आ, आवाजें लगाना शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिया इनकी तरफ देख के। तो ये जाहिर सी बात है, अच्छे खासे लोग थे, उनसे डर के वापस ऊपर की तरफ भागे। तो अब ये कहते हैं कि दूसरी ये छत की तरफ भाग रहे थे, और कि शायद वहां से कोई निकलने का रास्ता मिले। तो ये दूसरी मंजिल पे जाके जो इनके दरमियाने वाले भाई थे वो एकदम से रेंगने लगे, उनसे भागा नहीं जाए। और वो ऐसा हो गया जैसे कि उसकी टांगे चल नहीं पा रही, वो घसीट रहा है अपनी टांगों को, और उस पे ऐसा वजन आ गया, मतलब वो ऐसा हो गया जैसे कि वो चल नहीं रहा। उसने अपने भाई को, बड़े को आवाज दी। तो जब उसको आवाज दी तो वो मुड़ा, और सबसे छोटा भाई जो कि 7-8 साल का होगा मुश्किल से, वो मुड़ा। तो बड़े बकौल इनके कि बड़े भाई का तो पेशाब निकल गया, और उसने छोटे भाई को सिर्फ उठाया और ऊपर छत की तरफ भाग गया। अब वो कहते हैं जी छत पे जब वो लोग पहुंच गए और अजीब फुलिये में, हशर में, परेशानी में, तो थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, जिस भाई को छोड़ के आए थे वो ऊपर पहुंचा, और उसने आते ही गालम गलौज शुरू कर दी। जब गालम गलौज शुरू की कि यूं है यूं है यूं है, तो बड़े भाई ने बताया कि जब हमने पलट के देखा तो हमने देखा कि तुम्हारे कंधों पे एक लड़की चढ़ के बैठी हुई है, और तुम्हारी टांगों को एक लड़की जो है वो पकड़ के एक कमरे की तरफ धकेल रही है। तो उसको देखने की वजह से मैंने छोटे को उठाया और मैं छत की तरफ भागा। तो जब उसने ये कहा तो
इस भाई ने उसको जवाब दिया कि जब तुम लोग भागे तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो मैंने जो जो मुझे आता था मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मेरे ऊपर से किसी ने ऐसे जैसे कि मेरे ऊपर कोई था, उसने मुझ एक चीख मारी और भागा। महसूस हुआ, नजर कुछ नहीं है, लेकिन जो चीख की आवाज आई और भागा, उसके बाद मेरे ऊपर से बोझ उतरा और मैं भी भाग के ऊपर आया। अब ये ऊपर चढ़ने के बाद तीनों भाई डरे हुए वहां खड़े हुए कि ये हम कहाँ फंस गए। तो खामोशों की तरह खामोश होकर इन्हें इंतजार करने लगे। और अब धीमे धीमे जो था वो अंधेरा होना शुरू हो गया। तो अब इनको डर भी लगे, लेकिन अब इस घर से निकलना है। लेकिन अब चहलकदमी की जब आवाजें खत्म हुई तो इन तीनों ने आवाजें तो बहुत लगाई बाहर कि भाई हमें यहाँ से निकालो, लेकिन बकौल इनके वो इलाका ऐसा था कि शोर शराबा, रिक्शा, टैक्सी है वो मतलब ये सब था। तो इनकी आवाजों मतलब कहीं जा नहीं रही थी। तो इंतजार के बाद कि जब नीचे चहलकदमी की आवाजें खत्म हुई तो तीनों ने सोचा कि भाई और तो कोई रास्ता नहीं है, कोशिश करते हैं कि दोबारा भागते हैं, बस अगर नीचे सन्नाटा हो गया तो निकलते हैं। तो ये कहते हैं जनाब कि जैसे ही इन्हीं ने झांका अंदर, मतलब छत से नीचे उतरते हुए झांकना शुरू किया, तो इन्हीं ने देखा कि एक लंगड़ा बुढ़ा आदमी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है, जो कि जख्मी है और उस पे अजीब किस्म के निशान है। उसने इनके ही भाई किसी का नाम लिया और देखते ही देखते वो दूसरी मंजिल पे आ गया, दूसरी सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पे आ गया, और वो इन्हीं के घर के और इन्हीं के लोगों के नाम लेके आवाजें दे रहा है। उसको देख के ये लोगों ने मतलब इनको डर के मारे ये हाल हो गया कि ये तीनों वापस छत पे भागे। और बड़े भाई ने छोटे भाई को उठाया और नीचे एक रेत का टीला देख के उस पे उसको फेंका, और दूसरे दोनों भाई नीचे उसी टीले की तरफ कूद गए और कूद के जख्मी हो गए। अब ये हमारे दोस्त लिखते हैं कि उस वक्त मैं जो था वो पतंग उड़ा के वाइंड अप कर रहा था कि मैं अंधेरा हो गया, अब नीचे चलते हैं। कि उस हल्की सी रोशनी के अंदर मैंने देखा तीन लोग नीचे चौपाल की छत से कूदे। देखा तो ये तीन भाई थे, ऊपर सब नीचे गए तो उनकी टांगों में चोट वगैरह थी। तो सब पूछा गया तो उन्होंने ये सब बताया कि ऐसा ऐसा हम फंस गए थे और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। उस इलाके के लोगों ने उस जगह को पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक छाना और इनकी बातों के अगेंस्ट सब कुछ किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और चीजें वापस नॉर्मल होने लगी। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा भाई था योगेश, उनकी हमारे दोस्त से, लिखने वाले से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, 2 साल 3 साल का फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं था। वो एक अच्छी दोस्ती हो गई थी मोहल्ले की। तो ये बताते हैं कि कुछ अरसे के बाद ही ये उनकी मतलब बिल्डिंग में थे, तो इन्होंने योगेश से बोला कि भाई, नहीं, शाम का टाइम था, तो कहते हैं मुझे जरा वॉशरूम बता दो किधर है, मैं मुझे बाथरूम जाना है। तो योगेश ने अपनी वालदा को बोला और वालदा ने उसको कहा कि तुम इस बिल्डिंग से निकल जाओ। तो ये इतनी मतलब बहुत इंसल्टिंग तरीके से निकाला। तो ये घर जाके इसने अपनी वालदा को कहा कि भाई फलाने साहब ने मतलब इनसे इतनी अच्छी दोस्ती है और ये है, और मैंने ऐसा बोला तो नहीं, मुझे इस तरह करके निकाला है। मैं तो फील कर रहा हूँ मैं जलील हो गया हूँ। तो इनकी मदर ने जाके फिर योगेश की मॉम को बोला कि ये क्या हरकत की है, मतलब मेरे भाई बेटे को क्यों इस तरह जलील किया है। तो उसकी वालदा ने कहा योगेश की कि ये उसकी हिफाजत के लिए मैंने कहा। बोला हिफाजत क्या मतलब। कहते हैं हमारी बिल्डिंग में अब अब कुछ अरसे से हमने नोट किया है कि बाथरूम के पास जैसी शाम होने लगती है तो लोगों को अक्सर एक लाल कपड़ों में औरत नजर आने लगती है। तो हम नहीं चाहते थे कि वो इसको नजर आ जाए, तो इसलिए हमने उसको वहां से इस तरह करके भगाया। तो कहा यह जाता है कि वो उस चौपाल से जब निकल के भागे
तो शायद ये अपने साथ कुछ साथ ले गए घर. तो दिस वाज स्टोरी सेशन 79 and thank you very much for writing in with your stories and everything. It's been one hell of a year. Made lots of videos और अनकरीब शायद मैं कुछ पुरानी सीरीज को दोबारा स्टार्ट करूं, अगर देखते हैं. लेकिन बहरहाल वाज अ हेक ऑफ ईयर. और आई वुड लव अगर आप लोग मुझे लिख के बताएं कि विच स्टोरीज ऑफ दिस ईयर टू ऑफ 2021 डिड यू लाइक. तो थैंक्स अगेन. कीप राइटिंग, कीप शेयरिंग योर वीडियोस. ईमेल वीडियो में लिखा आता है. और अगर आप रिटर्न में प्रॉब्लम है तो भाई ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करें और अटैचमेंट में भेज दें. तो सी यू अगेन सून विद द नेक्स्ट सेशन. अल्लाह हाफिज.